हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टेट होल्डर्स। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल होता क्या है? तो कार्डियक साइकिल मतलब साइकिल जहाँ जिसके पीछे लगता है तो हम कहेंगे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि किसी भी चीज की अगर मुझे स्टडी करनी है, अगर मैं कार्डियक साइकिल मतलब मैं हार्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है एक बीट के अंदर, उसकी मैं अगर स्टडी करूंगा तो मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ूंगा और उस वहां से शुरू करूंगा और टोटल क्या क्या इवेंट होते हैं उन सभी की स्टडी करूंगा और वापिस वहीं पे जाके मैं एंड करूंगा। तो हम शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल। अगर कोई पर्सन नॉर्मली उसकी हार्ट बीट है 72 बीट पर मिनट, तो उसके अंदर जो कार्डियक साइकिल होता है उसका टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकेंड। जैसे जैसे हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे हार्ट बीट कम होगी तो कार्डियक साइकिल का टाइम जो होगा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली साइकिल में होता क्या क्या है? साइकिल में क्या होता है कि जो भी जितने भी इवेंट होते हैं हार्ट के अंदर, जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे कि एक बीट लेता हूं मैं, मतलब एक बार अगर ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, वो कार्डियक मसल के पास गई और उसने कॉन्ट्रेक्शन कराए और उसके ड्यूरिंग मतलब क्या क्या उसके रिजल्ट से हमें मिला एक बीट जनरेट होने से, उन सभी के मतलब हम स्टडी करते हैं कार्डियक साइकिल के अंदर। तो कार्डियक साइकिल में हमें इतना पता है कि हार्ट की जो मसल होती है वो क्या करती है, सिस्टोल की फेज में रहती है और डायस्टोल की फेज में मतलब कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन करती है, ब्लड को एओर्टा के अंदर पंप करती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कार्डियक साइकिल की स्टडी करेंगे थ्री एस्पेक्ट में। मैं क्या करूंगा, एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड लूंगा, क्योंकि एक साइकिल है और एक हम पूरे 0.8 सेकंड का है, तो उसकी हम स्टडी कर रहे हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। तो मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड लूंगा, उस टाइम पीरियड के अंदर मैं थ्री एस्पेक्ट में उसकी स्टडी करूंगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है, उस टाइम पीरियड के अंदर वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर आयोटा के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने जो भी ये ड्रॉ बनाया है, ये डायग्राम बनाया है, ये सारे लेफ्ट पार्ट, जो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके हैं। देखिए, जो भी इवेंट लेफ्ट पार्ट में होते हैं वही इवेंट राइट पार्ट में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इतना तो सबको क्लियर होगा कि जो मैंने राइट लेफ्ट साइड का बनाया है वही इवेंट राइट साइड में भी होंगे, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो अब मैं शुरू करता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट से और हम पूरे कार्डियक साइकिल की स्टडी करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, शुरू करता हूं एट्रियल सिस्टोल से। अब नाम से स्पष्ट है, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है कि जब एट्रिया होता है, जब लेफ्ट एट्रियम होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जैसे लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कब करेगा? अब लेफ्ट एट्रिया का काम क्या होता है बेसिकली, कि लेफ्ट एट्रिया क्या करता है, जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है, जो कहां से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने का काम करता है। और अगर ये राइट वाला पोर्शन है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजने का काम करता है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब ये क्या करेगा, यहां से यहां ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखिए, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला है उससे पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है। ये ब्लड कहां से आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। जो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया वो कहां रहा, एट्रिया के अंदर रहा। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल की फेज आई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ब्लड यहां से यहां मूव कर गया और किस वॉल्व के थ्रू जाएगा, माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व को क्रॉस करके ब्लड कहां से, एट्रिया से कहां चला गया, वेंट्रिकल के अंदर। ये तो हमने पढ़ लिया एट्रिया के बारे में। देखिए, जब एट्रियल सिस्टोल शुरू होता है तब ये जो माइट्रल वॉल्व होता है ये पहले से खुले रहता है। ये इसका जो कोर रिलेशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना खाली अभी ध्यान रखिए कि जो माइट्रल वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, खुले रहते हैं जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा था। उससे पहले जब एट्रियल सिस्टोल की बिगिनिंग होती है तब भी ये माइट्रल वॉल्व खुले रहते हैं और ब्लड कहां से फोर्सफुली एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि एट्रिया के अंदर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, हमें पता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वेंट्रिकल हमेशा कौन सी फेज में होता है, डायस्टोल की फेज में होता है, मतलब रिलैक्स कर रहा
होता है। और जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है तब जरूरी नहीं है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे या न करे, ठीक है। तो ये क्या है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल के अंदर क्या है, डायस्टोल की फेज चल रही है। अब डायस्टोल की फेज चल रही है तो मतलब रिलैक्स कर रहा है और ब्लड का क्या हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, ब्लड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो वेंट्रिकल होता है वो कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक देखिए एट्रिया जो प्रेजेंट, जब एट्रियल सिस्टोल की फेज होती है उससे पहले भी कुछ ब्लड प्रेजेंट रहता है वेंट्रिकल के अंदर, उसे हम कोई एक डिफाइन तो नहीं कर रहे, उसको हम किसी टर्मिनोलॉजी के अंदर तो नहीं ले रहे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एट्रियल सिस्टोल शुरू होता है उससे पहले भी कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जैसे एट्रियल सिस्टोल होता है तो एट्रियल सिस्टोल होगा तब एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और कुछ अमाउंट के अंदर किसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, जो पहले से प्रेजेंट ब्लड था उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। तो एट्रिया के अंदर तो ब्लड यहाँ से आ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल की फेज में, और वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों तो हमने देख लिए एट्रिया में और वेंट्रिकल। अब तीसरा नंबर पे आता है अयोटा के अंदर। तो इससे जब पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो ब्लड जो आर्टरी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है उससे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और बेसिकली कहा जाए तो जब सिस्टोल की फेज होती है, जब ब्लड वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर या आर्टरीज के अंदर इजेक्ट होता है तो वो बहुत हाई प्रेशर के साथ में निकलता है और आर्टरी के ऊपर फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। और जब आर्टरीज उस ब्लड के ऊपर फोर्स लगाती है तो क्या होगा, डायस्टोल। तो अब देखिए अब इस पर्टिकुलर एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल किस फेज में है, डायस्टोल की फेज में। मतलब डायस्टोल की फेज में अभी है, पहले तो डायस्टोल की फेज में नहीं होगा। मतलब पहले कौन सी फेज में होगा, ये सिस्टोल की फेज में होगा। तो इमेजिन करिए कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल की फेज में है तो वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को यहां से यहां क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। क्या करेगा, ब्लड को इजेक्ट करेगा। इमेजिन करिए अभी नहीं कर रहा है, पहले क्या कर रहा होगा, ये इजेक्ट कर रहा होगा। और जब भी ब्लड वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर जाएगा तो अयोटा को क्या कर देगा, वो डायलेट कर देगा, क्योंकि अयोटा क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो समझिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि जब भी वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर ब्लड गया होगा तो क्या हुआ होगा, अयोटा का क्या हुआ होगा, डायलेशन हुआ होगा। किस टाइम पे, जब सिस्टोल हो रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। मतलब ब्लड यहां से यहां नहीं जा रहा, मतलब वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर किसी भी प्रकार की एंट्री ब्लड की नहीं है। मतलब यहाँ का जो कनेक्शन है वो क्या हुआ, कनेक्ट हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका, सॉरी। यहाँ से अयोटा और वेंट्रिकल का कनेक्शन डिस्कनेक्ट है, मतलब ब्लड नहीं जा रहा है। मतलब अब आर्टरी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब आर्टरी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो अब आर्टरी क्या होगी, वापिस डायलेट पहले थी, अब क्या होने लगेगी, रिकॉइल होने लगेगी, वापिस से क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। तो अब एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल अयोटा क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब पहले जो अयोटा जो डायलेट हुई थी वो वापिस अब क्या हो रही है, रिकॉइल हो रही है। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर, सभी आर्टरीज के अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, और उसकी वजह से क्या होगी, ये अयोटा कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। तो समझ में आया क्या क्या होता है एट्रियल सिस्टोल के फेज के अंदर। जब एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल, मैं कोई पर्टिकुलर टाइम ले रहा हूं, जब एट्रिया के अंदर सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, ब्लड का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, ब्लड क्या होगा, इकट्ठा होगा। और अयोटा के अंदर क्या होगा, अयोटा के अंदर जो पहले ब्लड प्रेजेंट था, जो वेंट्रिकल के दौरान गया था, उससे क्या होगा, वो पहले गया था, उसने क्या कराई थी, डायलेशन कराया था। बट अब कोई ब्लड नहीं जा रहा है तो अयोटा क्या होगी, वापस रिकॉइल होगी। तो हमने तीनों पढ़ लिया कि किस किस टाइम पे क्या क्या होता है, ठीक है। अब जो एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम होता है, देखो टाइम ड्यूरेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। कितना होता है, 0.1 सेकेंड। अब देखिए, अब एट्रियल सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकेंड, तो एट्रियल डायस्टोल का कितना होगा। अब एट्रियल डायस्टोल का देखो पॉसिबिलिटीज कितनी रहती है हार्ट के अंदर, दो। या तो क्या करे, कोई भी चेंबर क्या करे,
सिस्टोल की फेज में रहे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर डायस्टोल की फेज में रहे मतलब रिलैक्स करे। तो एट्रियल सिस्टोल मतलब जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो 0.1 सेकंड के लिए करेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रही, डायस्टोल, तो रिमेनिंग जो भी पोर्शन होगा, जो भी मतलब 0.7 सेकंड का जो भी पोर्शन होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, एट्रियल डायस्टोल का। तो जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, जैसे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ तो एट्रिया कौन सी फेज के अंदर चला जाएगा, डायस्टोल की फेज में चला जाएगा। ये सबको ऑब्वियस है, ठीक है। अब देखिए, अब एट्रियल सिस्टोल की फेज खत्म होती है। अब एट्रियल सिस्टोल की फेज खत्म होते होते क्या क्या हो गया, ब्लड यहां से यहां आ गया, आयोटा कॉन्स्ट्रिक्टेड है और एट्रिया से ब्लड आ गया। अब जो दूसरा फेज आता है कार्डियक साइकिल का उसे कहते हैं हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ, नाम क्यों रखा इसका। अब क्या हुआ कि ब्लड कहाँ आ गया था इसके एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, या वेंट्रिकल के अंदर आ गया था, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर आया, एट्रियल सिस्टोल की फेज खत्म हुई, तो अब एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होता है तो इंपल्स कहाँ पहुंच जाती है, वेंट्रिकल्स के पास पहुंच जाती है। तो जैसे ही इंपल्स वेंट्रिकल के पास पहुंचेगी तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब क्या होगा, ये वेंट्रिकल्स है इसके अंदर क्या होने लग गया, कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया। अब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो देखिए, जब जब एट्रिया से ब्लड कहाँ आ रहा था, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा था, तब क्या कौन से वॉल्व खुले थे, माइट्रल वॉल्व क्या थे, खुले थे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइट्रल वॉल्व को खुले कर देता हूँ। जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ रहा था तब माइट्रल वॉल्व खुले थे, ठीक है, कब, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। बट अब दूसरा फेज आ रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एट्रिया तो डायस्टोल की फेज में है, बट क्या हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझ रही है, कोई एकदम पूरा सा कोई ले लेते चेम्बर है, उसके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मतलब क्या होगा, ये जो वॉल्यूम होगा यहाँ का वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जो माइट्रल वॉल्व होते हैं ये क्या होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, देखिए बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव कह सकते हैं या फिर इसकी मैकेनिज्म होती है, क्यों, क्योंकि वॉल्व का काम क्या होता है, रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना रहता है। अगर सोचिए, अगर वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि अब सिस्टोल की फेज शुरू हो गई है, तो अब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर भी ये वॉल्व खुले हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या रहती है कि ब्लड वेंट्रिकल से कहां चला जाए, एट्रिया के अंदर चला जाए। तो अब हमें क्या चाहिए कि इसको क्या करना है, बंद करना है। तो ये कैसे, हमने नेचर ने क्या डिजाइन किया कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा, बिना मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ गया तो माइट्रल वॉल्व बंद हो जाएंगे। तो पहले तो जब जब स्टार्टिंग हुई थी तब प्रेशर बहुत कम था, तब क्या था, माइट्रल वॉल्व खुले थे। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब सपोज दैट पहले प्रेशर कितना था, 0 था, सपोज दैट पहले प्रेशर 0 था, जब सिस्टोल की फेज शुरू हुई थी तब प्रेशर कितना था, 0 था। अब जैसे शुरू हुई सिस्टोल की फेज, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ के सपोज दैट 5 mm ऑफ Hg तक पहुंच गया। तो जब भी 5 mm ऑफ Hg तक पहुंचेगा तब ये क्या करेगा कि जो माइट्रल वॉल्व थे उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। जो ये माइट्रल वॉल्व थे उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। मतलब माइट्रल वॉल्व क्लोज हो गए। तो माइट्रल वॉल्व देखो पल्मोन जो ये आयोटिक वॉल्व है ये तो पहले से क्लोज है। पहले से क्लोज क्यों है, क्योंकि जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा था तब ब्लड कहाँ, ये क्या हो रही थी, आयोटा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर डायस्टोल की फेज में कम होता है। तो हमेशा प्रेशर कम, जब यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा तो ब्लड आयोटा से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ब्लड रिवर्स फ्लो होने की कोशिश करेगा तो जो वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। देखिए इनकी शेप ही ऐसी होती है, नेचर ने इनको ऐसा ही डिजाइन करा होता है कि जैसे ही ब्लड आयोटा से वेंट्रिकल के अंदर आने की कोशिश करता है वो क्या कर जाता है, ऑटोमेटिकली जो पल्मोनरी आयोटिक वॉल्व जो भी होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्लोज कर जाते हैं। तो देखिए पहले से क्या है, आयोटिक वॉल्व तो क्या है, क्लोज है, और जो माइट्रल वॉल्व थे वो किसकी वजह से क्लोज हो गए, 5 mm ऑफ Hg प्रेशर की वजह से क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो अब ये जो वेंट्रिकल है वो किसके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, ना तो ये एट्रिया के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, ना ये आयोटा के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इस टाइम पे किसी भी
चैम्बर के साथ या किसी भी वेसल के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है डायरेक्टली। ये जो दोनों वाल्व थे, माइट्रल वाल्व और आयोटिक वाल्व, वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। यहाँ से ब्लड ना तो यहाँ जा रहा है, ना यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इससे मैंने क्यों कहा वो मैं बता देता हूं। क्योंकि देखो ये किसी के साथ में भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, किसी के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, बट जो ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट था वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है तो ब्लड के जाने के चांसेस कोई कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ पे ये खुला होता तो मे भी ब्लड यहाँ से यहाँ अयोटा में जा सकता था, बट यहाँ पे तो ये किसी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो जो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। एक साइड से हम ये कह सकते हैं, और ये क्या कहेंगे कि जो ये वॉल्यूम था ये क्या हो गया, क्लोज चैम्बर हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ब्लड ना तो एग्जिट आउट कर रहा है ना इसके अंदर आ रहा है, तो वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इसका जो वॉल्यूम है ब्लड का वो क्या रह रहा है, आइसो मतलब एक समान रह रहा है, इसी के अंदर ना तो कभी बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है। इसके लिए इसे हमने क्या कह दिया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आयोटिक वाल्व तो पहले से ही क्लोज थे, और जो माइट्रल वाल्व जो ओपन थे वो प्रेशर राइज के कारण क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो एक क्लोज टैंक या क्लोज चैम्बर की तरह कार्य कर रहा है, और क्लोज चैम्बर की तरह कार्य कर रहा है मतलब उसका वॉल्यूम सेम है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह दिया। यहाँ का प्रेशर बहुत फास्टली बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक बॉयल्स का नियम है कि जैसे जैसे अगर कोई क्लोज चैम्बर है, अगर कोई क्लोज चैम्बर है, अगर कोई क्लोज टैंक है और उसका वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं, देखिए वॉल्यूम कम कर रहे हैं मतलब समझ रहे हो, मैं इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ ना कि ब्लड के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। देखिए समझिए, अगर मैं कोई अगर मैं क्या करता हूँ, कोई ये एक चैम्बर है, ठीक है, कोई भी ये टैंक ले लीजिए, कोई भी ये एक जो ये चैम्बर है, इसके अंदर ये पूरा एक क्लोज चैम्बर है। ठीक है, समझिए एक बार, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं नहीं समझा सकता। ये क्या एक क्लोज चैम्बर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मान लो टैंक ही है पानी का, ठीक है, पानी का क्या टैंक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आधा टैंक पानी प्रेजेंट है। क्या है, आधा टैंक भरा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पानी का जो टैंक है वो एकदम फिक्स नहीं, इसके साइज को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या सोचा, एकदम क्लोज है, ना तो इसमें से पानी बाहर जा सकता है ना इसमें से पानी अंदर आ सकता है, तो ये क्या फिक्स तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसे एकदम से क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, टैंक की साइज तो कम होगी, बट जो पानी है वो उसमें क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, उसमें ना तो कोई कमी होगी ना कोई बढ़ोतरी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो ब्लड है, जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो तो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, बट चेंजेस किस में आएंगे, जो ये इसके जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है उसके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। और जब वेंट्रिकल का जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। मतलब ये मतलब इंपॉर्टेंस देखिए कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज की इंपॉर्टेंस कहाँ है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रेशर को बहुत ज्यादा राइज कर देता है। एक क्लोज चैम्बर है, ऊपर से क्या हो रहा है, वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, तो प्रेशर बहुत मतलब फास्ट एकदम सर्ज होगा प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर लगभग इस फेज के अंदर कहां तक चला जाता है, 120 mm ऑफ Hg तक। कहां तक चला जाता है, 120 mm ऑफ Hg, और इससे भी अबव चला जाता है। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कहां तक पहुंच जाता है, 120 mm ऑफ Hg के पास। 120 mm ऑफ Hg कह दो या फिर 80 mm ऑफ Hg कह दो, क्योंकि 120 कह दिया तो फिर थोड़ा करेक्ट नहीं होगा, आप 80 ले लीजिए। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg। कहां पर प्रेशर पहुंच गया है, 80 mm ऑफ Hg। अब हमने देख लेते हैं कि यहाँ पे एट्रिया में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, एओर्टा में क्या हो रहा है। एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ये माइट्रल वाल्व क्या हो गए थे, इस फेज के अंदर क्लोज हो गए थे, तो एट्रिया के अंदर क्या होगी, फिलिंग होगी। ब्लड कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा, और ये कौन सी फेज में होगा, डायस्टोल की फेज में होगा। तो एट्रिया के अंदर तो फिलिंग हो रही है। वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर की तरह काम कर रहा है, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जीरो से कहां तक पहुंच जाता है, 80 mm ऑफ Hg के पास पहुंच जाता है। अब अयोटा के अंदर क्या होगा, अयोटा के अंदर क्या होगा, क्योंकि देखो अयोटिक वाल्व तो क्या है, क्लोज है, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है वेंट्रिकल और
आयोटा के बीच में। तो मतलब ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन या ब्लड वहां से वहां नहीं जा रहा है। अगर ब्लड यहाँ नहीं जा रहा है तो किसी प्रकार का प्रेशर लगाएगा क्या आर्टरी के ऊपर? प्रेशर ही नहीं लगेगा। तो प्रेशर नहीं लग रहा है मतलब आयोटा क्या हो रही है, अभी भी क्या कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। मतलब ये अभी भी कौन सी फेज में, डायस्टोल की फेज में, मतलब क्या कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों कर रही है ये मैंने आपको पहले जब एट्रियल सिस्टोल बताया तब बता दिया था। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे फीलिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लोज चैम्बर की तरह काम कर रहा है, और क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे वाली तीसरी फेज के अंदर। तीसरी फेज के अंदर क्या, हम इसी को आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जो प्रेशर था हमारा, जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो कहां तक पहुंच गया था, 80 तक, मतलब 80 mm ऑफ Hg तक पहुंच गया था। और वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते बहुत 80 से हाई चला गया, कहां तक चला गया, 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg तक चला गया। अब देखिए जो आयोटा होती है, जो उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। अब क्यों होता है वो समझिए। देखिए आयोटा और वेंट्रिकल दोनों एक साथ के अंदर डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तब जो वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर बनता है, जो वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ सिस्टोली, जब वेंट्रिकल के अंदर जब सिस्टोल हो रहा है, इस टाइम के अंदर प्रेशर कहां तक पहुंचेगा, 120 तक पहुंचेगा, ठीक है। 120 mm ऑफ Hg प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे ही आयोटिक वाल्व खुलेंगे तो वो सारा का सारा ब्लड कहां जाएगा, आयोटा के अंदर जाएगा। अब जैसे ही ब्लड आयोटा के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो वो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, इज इक्वल टू 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये एक तो सिस्टोलिक, तो मतलब सिस्टोलिक प्रेशर आयोटा के अंदर कितना लगेगा, 120। अब देखिए, अब जैसे ही डायस्टोल की फेज में वेंट्रिकल्स आए, ब्लड नहीं जा रहा है, कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया क्योंकि पल्मोनरी आयोटिक वाल्व क्लोज हो गए, तो अब क्या करेगी, आयोटा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और ब्लड के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स होता है 80 mm ऑफ Hg, जिसे कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। तो आयोटा के अंदर जो पहले से जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, वो कितना रहता है, 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ पे अभी कितना प्रेजेंट है, 80 mm ऑफ Hg। और अभी यहाँ पे वेंट्रिकल का कितना हो गया, 120। मतलब यहाँ का प्रेशर, जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो आयोटा से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। वेंट्रिकल का प्रेशर आयोटा से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, तो जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं आयोटा और वेंट्रिकल के बीच के अंदर, जिसे कहते हैं हम आयोटिक वॉल्व, वो क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे। क्योंकि देखो इनकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस टाइप की होती है। तो क्या होगा कि जैसे ही ब्लड का प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, यहाँ पे लगेगा, डायरेक्ट इन कस्प के ऊपर फोर्स लगेगा, और क्या होगा, ये इस साइड के अंदर मूव कर जाएंगे, इस साइड के अंदर मूव करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक मतलब बन जाएगी ओपनिंग, और यहाँ से ब्लड क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो अब इस फेज के अंदर क्या होगा, रैपिड इजेक्शन की फेज के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, लगभग 120 mm ऑफ Hg तक चला गया है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो आयोटिक वॉल्व थे, जो सेमिलुनर वॉल्व, मतलब उसे सेमिलुनर वॉल्व भी कहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और ब्लड कहां से कहां जाएगा, वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, आयोटा के अंदर चला जाएगा। वो उनके अंदर, उनके बीच में डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैठ जाएगा। तो ये तो हुआ वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर रैपिड इजेक्शन के टाइम पे आयोटा के अंदर क्या होगा, कि देखिए ब्लड यहाँ से बहुत फास्टली मूव कर रहा है। रैपिड इजेक्शन मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर था, 120 प्रेशर किसे कहते हैं, 120 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर था उससे ब्लड जा रहा था। मतलब ब्लड क्या मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, मतलब बहुत रैपिडली। रैपिड का मतलब होता है बहुत फास्ट मूव कर रहा है, इसलिए मैंने इसे क्या कह दिया, रैपिड इजेक्शन की फेज कह दिया। अब रैपिड इजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, बहुत फास्टली ब्लड कहां से मूव कर रहा है, वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर। तो जैसे ही वो आयोटा के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, आयोटा के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि जैसे ही हमें पता है कि ब्लड जाएगा तो हीमोडायनेमिक फोर्स जिसे कहते हैं, वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा आयोटा की वॉल्व के ऊपर। और वॉल्व कैसी होती है, इलास्टिक होती है, तो वो क्या हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जो आयोटा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर था 120 mm Hg, उसकी वजह से क्या हुआ, आयोटा क्या हो जाएगी, डायलेट होगी। तो वेंट्रिकल के अंदर क्या पड़ गया कि बहुत फास्ट ब्लड मूव करता है वेंट्रिकल से आयोटा की ओर, आयोटा क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। और इस टाइम पे एट्रिया के अंदर क्या होगी, फिलिंग होगी, क्योंकि एट्रिया अभी भी डायस्टोल की फेज में ही है।
तो अब तीनों हमने एस्पेक्ट देख लिया। एयोटा के अंदर इसकी एयोटा के एट्रिया के अंदर क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल की फेज में, मतलब अभी भी इसके अंदर पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है और ये इसे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, ब्लड को बहुत रैपिडली मूव करा रहे हैं किसके अंदर, अयोटा के अंदर। और अयोटा के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड वेंट्रिकल से आ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अयोटा क्या हो रही है, डायलेट कर जा रही है। ठीक है, तो ये हमने तीनों एस्पेक्ट में इसकी स्टडी कर ली। जो मैंने पहले, मतलब मेरा जो लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम होता है वो होता है 0.27, वो होता है 0.27। तो 0.27 में से जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.5 सेकंड के लिए होता है। और जो रैपिड इजेक्शन की जो फेज होती है, जो रैपिड इजेक्शन की जो फेज रहती है वो रहती है 0.13 सेकंड के लिए, 0.13 सेकंड के लिए। देखिए ये टाइमिंग क्या, अभी पूरा मैसअप हो जाएगा यहाँ पे लिखने की वजह से। टाइमिंग मैं लास्ट में जब भी पूरा रफ करूंगा तो उसके बाद में एक मतलब बता दूंगा। तो रैपिड इजेक्शन में क्या हुआ, ब्लड यहाँ से यहाँ मूव कर गया। और क्यों रैपिड क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, ब्लड का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो गया, एकदम फास्ट से मूव कर गया। तो ये तो हुआ रैपिड इजेक्शन। अब उसके बाद में इसकी नेक्स्ट फेज आती है स्लो इजेक्शन। मतलब कि स्लो इजेक्शन मतलब समझ रहे हैं क्या, एक जब पहले जब वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेजेंट था, जब वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेजेंट था तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। ठीक है, अब जब बहुत ज्यादा प्रेशर था तो वो बहुत फास्ट मूव कर रहा था। अब जैसे जैसे ब्लड मूव करे गया, मतलब वेंट्रिकल क्या हो गया, खाली हो गया। अब वेंट्रिकल जैसे जैसे खाली हो रहा है तो उसका जो प्रेशर हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो ब्लड क्या करेगा, स्लोली स्लोली मूव करेगा किसके अंदर, अयोटा के अंदर। तो जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो स्लो इजेक्शन का मतलब समझे क्या, कि ब्लड क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। रैपिड इजेक्शन मतलब एकदम फास्ट मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रेशर हाई था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, वेंट्रिकल के अंदर तो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है ब्लड, कहाँ मूव कर रहा है, अयोटा के अंदर। एट्रिया के अंदर क्या हो रही है, एट्रियल फीलिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि अभी भी ये किसकी फेज के अंदर है, डायस्टोल की फेज के अंदर है। और अयोटा के अंदर क्या हो रहा है, अयोटा के अंदर ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर ब्लड जा रहा है, मतलब अयोटा अभी भी क्या रहेगी, डायलेट रहेगी। ठीक है, तो हमने ये तीनों एस्पेक्ट देख लिए। अयोटा क्या होगी, डायलेट होगी। एट्रिया के अंदर क्या होगी, एट्रियल फिलिंग होगी। और वेंट्रिकल से क्या होगा, स्लोली ब्लड क्या करेगा, इजेक्ट करेगा और वो कहाँ जाएगा, अयोटा के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखिए नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे उससे पहले मैं बता दूं कि जो फर्स्ट स्टेप थी इसके अंदर क्या कर रहा था, एट्रिया सिस्टोल की फेज में था। ठीक है, ये पहले स्टेप में एट्रिया क्या था, सिस्टोल की फेज में था। और कितने सेकंड का था, ये 0.1 सेकंड का था। यहाँ पे एट्रिया डायस्टोल 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 और डायस्टोल, बाकी जितने भी फेज है उसके अंदर क्या एट्रिया डायस्टोल की फेज में। क्यों, क्योंकि 0.1 सेकंड हो गया तो बाकी जितने भी 0.7 सेकंड का जो भी टाइम इंटरवल होगा, ड्यूरेशन होगा, उसके अंदर वो कौन सी फेज में रहेगा, डायस्टोल की फेज में रहेगा। अब देखिए अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं। जब एट्रिया के अंदर सिस्टोल हो रहा था तो वेंट्रिकल के अंदर तो ऑब्वियस सिस्टोल होगा नहीं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से शुरू हुआ, सेकंड फेज से। अब सेकंड फेज से शुरू हुआ, फर्स्ट फेज थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी फेज थी रैपिड इजेक्शन और तीसरी फेज थी स्लो इजेक्शन। इन तीनों के अंदर क्या हो गया, सिस्टोल की फेज क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, अभी भी बता देता हूं कि जो सिस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है, जो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0.27 सेकेंड होता है। 0.27 सेकेंड, यहां पे लिख लेता हूं 0.27 सेकेंड। ठीक है, टोटल जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम होता है वो 0.27 सेकेंड होता है। अब देखिए उसमें से जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है 0.05 सेकेंड। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.05 सेकेंड के लिए। जो रैपिड इजेक्शन होता है वो होता है 0.13 सेकेंड के लिए। और जो स्लो इजेक्शन होता है वो होता है 0.09 सेकेंड के लिए। तो इन तीनों का जब हम टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.27 सेकेंड मिलता है। कौन कौन सी फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक का होता है 0.05 सेकेंड,
रैपिड इजेक्शन का होता है 0.13 सेकेंड और स्लो इजेक्शन का होता है 0.09 सेकेंड। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास कितना टाइम इंटरवल आता है 0.27 सेकेंड। ये किसका टाइम इंटरवल है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। अब क्या हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब कौन सी फेज स्टार्ट होने लग जाती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, क्योंकि एट्रियल डायस्टोल तो सभी जगह चल ही रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने पढ़ लिया, एट्रियल सिस्टोल फर्स्ट में ही हो गया था। अब जो रिमेनिंग दो फेजेस है वो किसकी है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की है। अब देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैसे होता है वो देख लीजिए। अब लास्ट हमने देख लिया कि ब्लड क्या कर रहा था स्लोली स्लोली मूव कर रहा था वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर, स्लोली स्लोली मूव कर रहा था। अब जैसे ये कंप्लीटली मूव कर जाएगा, मतलब कि कंप्लीटली वेंट्रिकल कभी खाली होता नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है, रिजर्व रहता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल हो गया 80 से कम आ गया है तो वो क्या होगा ब्लड वहां से एट्रिया वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर जाना क्या कर जाएगा बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लड यहाँ से यहाँ जाना बंद होगा तो और ब्लड एक तो क्या हुआ ब्लड बंद हो गया जाना, दूसरा क्या हुआ कि जो कार्डियक मसल थी वो क्या कर रही है अब रिलैक्स कर रही है। अब कार्डियक मसल रिलैक्स कर रही है तो इसका जो वेंट्रिकल है उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है इसका जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा देखिए। अब माइट्रल वाल्व तो क्या थे पहले से क्लोज थे क्योंकि ब्लड कहां से कहां जा रहा था वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर जा रहा था और ये क्या थे वाल्व क्या थे क्लोज थे। तो क्या होगा वाल्व तो पहले से ये वाल्व तो माइट्रल वाल्व तो पहले से ही क्लोज है और ये वाल्व जब स्लो इजेक्शन की फेज थी तब क्या थे ओपन थे। बट क्या होगा जैसे ही प्रेशर फॉल होगा तो ब्लड क्या करेगा अयोटा से वापस वेंट्रिकल के अंदर आने की क्या करेगा कोशिश करेगा, क्या करेगा ओनली कोशिश करेगा। देखिए कोशिश क्यों करेगा क्योंकि देखिए हमेशा हमने ये पढ़ा था कि जो गैसेज भी होती है अगर कोई फ्लूइड भी होता है तो वो कहां से मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे क्या प्रेशर है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है 80 mm ऑफ Hg, पहले तो 120 था, अब सिस्टोल की फेज में 120 था, अब सिस्टोल की फेज खत्म हो गई, अब कौन सी फेज शुरू हो गई है डायस्टोल की फेज शुरू हो रही है। तो डायस्टोल की फेज में जो प्रेशर जो अयोटा के अंदर मेंटेन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है अयोटा की इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है। जो आर्टरी थी उसकी इलास्टिसिटी की वजह से जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है वो क्या था 80 mm ऑफ Hg। अब यहाँ तो प्रेशर है 80 mm ऑफ Hg और यहाँ डायस्टोल की वजह से प्रेशर क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड अयोटा से वेंट्रिकल के अंदर आने की क्या करेगा कोशिश करेगा, ओनली कोशिश करेगा। तो जैसे ही यहाँ ब्लड आने की ट्राई करेगा तो ब्लड क्या करेगा इस वॉल्व के ऊपर क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा, क्योंकि वॉल्व की शेप ही ऐसी होती है इस टाइप के होते हैं कि जैसे ही ब्लड यहाँ से आने की ट्राई करता है इनके कस्प के ऊपर क्या लगता है फोर्स लगता है और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो ये वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए। तो अब माइट्रल वॉल्व तो पहले से क्लोज थे, आयोटिक वॉल्व अब क्लोज हो गए, क्यों क्योंकि प्रेशर के अंदर क्या हुआ फॉल हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया आयोटिक वॉल्व भी क्लोज हो गए। तो अब जो ये वेंट्रिकल है वो क्या एक क्लोज चैम्बर बन गया, क्यों क्योंकि ना तो ये एट्रिया के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है ना ये अयोटा के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब ये एक क्लोज चैम्बर की तरह क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है एक क्लोज चैम्बर की तरह एक्ट कर रहा है और क्लोज चैम्बर की तरह एक्ट कर रहा है। और कौन सी फेज में है डायस्टोल की फेज में है, कौन सी फेज में डायस्टोल की फेज में, मतलब ये क्या कर रहा है रिलैक्स कर रहा है। अब अगर चैम्बर क्लोज है तो इसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम जो प्रेजेंट है उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे ऑब्वियस है नहीं आएंगे, क्योंकि कोई कहीं से भी ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो ब्लड कहीं भी ना तो जा सकता है ना कहीं आ सकता ना तो कहीं से आ सकता है, तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब जब भी ये रिलैक्स कर रहा है तो कहीं से भी ब्लड ना तो आ रहा है ना जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कैसा रह रहा है स्टेबल रह रहा है स्टैटिक रह रहा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं और क्या हो रहा है रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इसे मैं क्या कहूंगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं फिर क्या हो रहा है डायस्टोल हो रहा है, उस टाइम पे डायस्टोल हो रहा है, उसे क्या कह दिया मैंने आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दोनों वॉल्व बंद है और कोई किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसे क्या कहूंगा मैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे एट्रिया के अंदर क्या होगा, एट्रिया के अंदर क्या होगा, एट्रिया अभी भी डायस्टोल की फेज में है, क्यों क्योंकि अभी भी माइट्रल वाल्व क्या है क्लोज है। जब तक माइट्रल वाल्व क्लोज रहेंगे तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा और ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा नहीं, तो मतलब ये कौन सी फेज में अभी भी डायस्टोल की फेज में, मतलब क्या हो रही है इसके अंदर
अभी भी क्या हो रही है, फीलिंग हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आयोटा के अंदर क्या हो रहा है, आयोटा के अंदर क्या, पहले तो क्या था, जब स्लो इजेक्शन की फेज थी तब तो क्या था, ब्लड आयोटा वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा था, आयोटा के अंदर जा रहा था, मतलब कुछ प्रेशर लगा रहा था, मतलब आयोटा क्या हो रही थी, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट हो रही थी, सर डायलेट हो रही थी। अब क्या हो रहा है, आयोटिक वॉल्व क्लोज हो गए, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन है नहीं, ब्लड यहाँ ब्लड वेंट्रिकल से आयोटा में जा नहीं रहा है, मतलब जो आयोटा थी वो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से क्या करेगी, रिकॉइल होगी, मतलब वापिस से जो कॉन्स्ट्रिक्शन उसके अंदर होगा, जो पहले डायलेट हुई थी वापिस क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। तो इसे मैं क्या कहूंगा, आयोटा का क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो आइसोवॉल्यूमेट्री रिलैक्सेशन की फेज के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करेगा और क्या होगा, उसके अंदर रिलैक्सेशन होगा, एट्रिया के अंदर वापस वही फीलिंग हो रही है और आयोटा क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि डायस्टोल की फेज चल रही है, किसी प्रकार का ब्लड का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और स्लो इजेक्शन के बीच में एक फेज आती है जिसे कहते हैं प्रोटोडायस्टोल। क्या कहते हैं, प्रोटोडायस्टोल। अब ये प्रोटोडायस्टोल क्या होता है कि देखिए, जैसे ही स्लो इजेक्शन की फेज शुरू खत्म हुई और डायस्टोल की फेज शुरू हुई, तो जैसे ही डायस्टोल की फेज शुरू हुई उसी पर्टिकुलर एकदम उसी इंस्टेंस पे जो माइट्रल वॉल्व मतलब सॉरी जो आयोटिक वॉल्व होते हैं वो क्लोज नहीं होते, कुछ उसको टाइम लगता है। डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही यहाँ से ब्लड का मूवमेंट बंद हुआ तो डायरेक्टली आयोटिक वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ टाइम लगता है कि ताकि प्रेशर क्या हो, रिड्यूस हो और एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो, तो कुछ टाइम पीरियड लगता है। तो ये क्या होता है, प्रोटोडायस्टोल एक ऐसी फेज होती है, वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किससे, एंड ऑफ द सिस्टोल एंड स्टार्टिंग ऑफ द डायस्टोल। जो प्रोटोडायस्टोल होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ सिस्टोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डायस्टोल। मतलब कि ये फेज कब होगी, जब तो सिस्टोल क्या कर रहा है, एंड अपनी एंड फेज के अंदर है और डायस्टोल क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। मतलब ये प्रोटोडायस्टोल की फेज होगी वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से क्या होगी, पहले होगी। मैंने पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि आपको थोड़ा टफ लगता। अब इजीली समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब आयोटिक वॉल्व पहले से क्लोज नहीं होते हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है उनको क्लोज होने के। उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, प्रोटोडायस्टोल के अंदर कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब तक वॉल्व क्लोज, जब तक देखो, अब वॉल्व क्लोज कब होंगे, जब प्रेशर फॉल होगा। अब प्रेशर फॉल कब होगा, जब डायस्टोल है, मतलब कि जब तक यहाँ पे डायस्टोल की फेज शुरू नहीं होगी तब तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रेशर के अंदर डिक्रीज नहीं होगा, और जब तक प्रेशर के अंदर कोई डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा तब तक आयोटिक वॉल्व क्लोज नहीं होंगे। तो मतलब एक फेज तो परमानेंट होगी, उस फेज के अंदर क्या होगा कि प्रेशर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा और उसके प्रोटोडायस्टोल के आते आते क्या हो जाएगा, आयोटिक वॉल्व पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो प्रोटोडायस्टोल क्या है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है द एंड ऑफ द सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल। तो स्लो इजेक्शन, प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का इंपॉर्टेंस क्या होती है वो देख लीजिए। एक क्लोज चैम्बर है जो किसी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो जो उसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो प्रेशर क्या कर रहा है, इसके अंदर रिड्यूस करेगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर रिड्यूस करेगा। तो क्या करेगा, एकदम एक जीरो, समझ लीजिए जीरो तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होगा कि इजी रहेगा क्या, कि माइट्रल वॉल्व क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है माइट्रल वॉल्व को खोलने में। क्यों, क्योंकि माइट्रल वॉल्व किससे गार्डेड होते हैं, प्रेशर से गार्डेड होते हैं। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, पैसिव रैपिड फीलिंग। पैसिव रैपिड फीलिंग, अब पैसिव रैपिड फीलिंग से मतलब क्या समझे, देखो पैसिव वर्क और एक्टिव वर्क क्या होते हैं। एक्टिव वर्क वो होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़े, कि उसको करने के अंदर किसी प्रकार की एनर्जी हमें खर्च करनी पड़े, उसे क्या कहेंगे हम, एक्टिव वर्क। और पैसिव वर्क क्या करें, क्या होते हैं, जिसको करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम पैसिव कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, लगभग ये प्रेशर पहुंच गया 0 या फिर 4 mm ऑफ एच तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 4 mm ऑफ एच तक पहुंच गया। अब जैसे ही प्रेशर इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो ये जो माइट्रल वॉल्व थे,
जो पहले क्या थे, क्लोज थे, किस टाइम पे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही माइट्रल वॉल्व ओपन हुए तो ब्लड जो जो एट्रिया के अंदर प्रेजेंट था, बहुत भरा हुआ था एट्रिया, वो क्या होगा, डायरेक्टली किसके अंदर खाली हो जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आएगा। ये ब्लड बिना किसी काम के आता, मतलब बिना किसी काम, मतलब इसको ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर लाने के लिए एट्रिया को किसी भी प्रकार के काम नहीं करना पड़ता, मतलब कोई भी वर्क या कोई भी एनर्जी यहाँ पे खर्च नहीं होती इस ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर लाने के लिए। तो इससे हम क्या कहेंगे, पैसिव फीलिंग। क्यों कहेंगे, क्योंकि एट्रिया यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूसली ये किसके साथ कनेक्ट है, पल्मोनरी वेन्स के साथ, मतलब यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो एट्रिया क्या कर रहा है, यहाँ से ब्लड को निकल जाने दे रहा है, और इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव रैपिड फीलिंग। क्यों, क्योंकि एट्रिया कोई काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब पैसिव रैपिड फीलिंग होती है और एक पैसिव स्लो फीलिंग होती है। अब पैसिव जो रैपिड फीलिंग होती है उसे क्या कहेंगे, फास्ट। जो फास्ट फीलिंग होती है वो लगभग 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग की होती है। अब देखिए 70% कैसे, कि ये किससे कनेक्ट रहता है, पल्मोनरी वेन से डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली ब्लड कहां से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है और किसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, एट्रिया के अंदर। अब एट्रिया किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वेंट्रिकल के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर तो जा तो रहा है, पर यहाँ पे किसी प्रकार के वॉल्यूम के अंदर कोई भी कमी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स इसे कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ब्लड लाके दे रही है। तो वॉल्यूम के अंदर ज्यादा कमी नहीं आती है और ये बिना किसी काम के, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है, इतना ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर, एट्रिया के अंदर, ताकि क्या हो जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है। मतलब 70% फीलिंग क्या हो जाती है, एट्रिया वेंट्रिकल की 70% फीलिंग किसकी वजह से होती है, पैसिव रैपिड फीलिंग की वजह से होती है। 70% of the ventricular feeling is done due to passive rapid feeling and second जो remaining 30% होती है उनका फ्रैक्शन अलग अलग होता है। जो पैसिव स्लो फीलिंग होती है वो 20% होती है। अब स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे मूव करेगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम कहाँ प्रेजेंट था, एट्रिया के अंदर प्रेजेंट था, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड नहीं आ सकता। तो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा, देखिए अब देखिए इनके दो रीजन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो मैं क्या मानूं कि जैसे जैसे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, मतलब ब्लड वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की अमाउंट क्या कर रही है, बढ़ रही है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की अमाउंट क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ब्लड जो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाएगा, मतलब स्लोली आने लग जाएगा। एक ये रीजन भी हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि एट्रिया के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट था वो रैपिड फीलिंग की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। तो रैपिड फीलिंग की वजह से अगर ब्लड कम हो गया है तो जो पीछे बचा वो क्या होगा, स्लोली स्लोली आएगा। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। मोस्ट मतलब जो एकदम करेक्ट हो सकता है वो है कि यहाँ प्रेशर धीरे धीरे क्या, ब्लड इकट्ठा होने लगता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है प्रेशर और इसकी वजह से ब्लड नहीं आ पाता। तो ये हो गया। रैपिड फीलिंग में क्या होता है, ब्लड फास्ट आता है। स्लो फीलिंग में क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे आता है। रैपिड फीलिंग टोटल फीलिंग की 70% होती है और स्लो फीलिंग होती है वो 20% होती है। ये दोनों किस में आती है, पैसिव फीलिंग में आती है। पैसिव फीलिंग मतलब किसी प्रकार के कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है इस फीलिंग के लिए। और जो रिमेनिंग जो 10% वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है वो एक्टिव फीलिंग होती है और वो होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। अब समझिए, देखिए अब एक्चुअली में होता क्या है। अब एट्रिया किस फेज के अंदर था, डायस्टोल की फेज के अंदर था। डायस्टोल की फेज के अंदर था, मतलब ये किसके साथ कनेक्ट था, पल्मोनरी वेन्स के साथ कनेक्ट था। अब पल्मोनरी वेन्स के साथ कनेक्ट था तो इसके अंदर पूरा एकदम से ये फुली लबालब हो चुका है। अब लबालब हो चुका है तो जैसे ही माइट्रल वॉल्व खुलेंगे, यहाँ पे किसी भी हमें फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिकली बिना किसी एनर्जी के ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे पैसिव रैपिड फीलिंग, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रही है। अब क्या होगा, धीरे धीरे वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, ब्लड की अमाउंट बढ़ेगी। अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की अमाउंट बढ़ेगी तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ब्लड जो प्रेजेंट है वो क्या आएगा, स्लोली स्लोली आएगा।
तो स्लोली स्लोली आएगा, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, स्लो पैसिव फीलिंग। तो ये कितनी होती है, 20% ऑफ टोटल फीलिंग होती है। जो रिमेनिंग जो 10% ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है वो एक्टिव होती है। उसको फीलिंग को कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एट्रियल सिस्टल की आवश्यकता होती है। मतलब एट्रिया की जो मसल्स होती है उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, एट्रियल सिस्टल होता है और उससे ब्लड क्या आता है, अंदर वेंट्रिकल के अंदर आता है। वो किसकी वजह से, उसे क्या कहेंगे हम, एक्टिव फीलिंग जो होती है 10%। देखिए किसी भी इंसान को, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए इस एक्टिव फीलिंग की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, अगर किसी के अंदर एक्टिव फीलिंग ना भी हो रही है, मतलब जो एट्रिया का जो चैम्बर है, एट्रियल जो मसल है वो काम भी नहीं कर रही है, तो भी आदमी जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग जो 90% फीलिंग है वो क्या कर लेती है, अपना काम कर लेती है, इतना सफिशियंट होता है। तो ये हमने एक कार्डियक साइकिल बारे में पूरा देख लिया। एक बार क्विक रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड एट्रिया से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर जाता है। दूसरा है आइसोवेलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल होता है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करता है और उसके अंदर प्रेशर धीरे धीरे, मतलब एकदम फास्टली मूव बढ़ता है और ये किसी के साथ में कम्युनिकेट करता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रैपिड इजेक्शन है, रैपिड इजेक्शन आता है। उसके अंदर क्या होता है, जो एट्रिया का वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 120 mm ऑफ एच तक चला जाता है और वो क्या करता है, आयोटिक वाल्व को क्या कर देता है, खोल देता है। और आयोटिक वाल्व को खोलने से क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर मूव करेगा और आयोटा के अंदर मूव करेगा तो आयोटा को क्या कर देगा, वो डायलेट कर देगा। तो ये हो गया रैपिड इजेक्शन के अंदर। रैपिड इजेक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से रैपिड इजेक्शन हो रहा था। अब जैसे जैसे ब्लड वहां से मूव करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ब्लड क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा। तो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, स्लो इजेक्शन की फेज कह दिया। अब जैसे स्लो इजेक्शन की फेज खत्म होगी और उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा, डायस्टोल शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्टली डायस्टोल शुरू होता है, तो डायस्टोल और सिस्टोल के बीच की एक फेज होती है जिसे कहते हैं हम प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल के अंदर क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, रिलैक्स करता है। और जैसे धीरे धीरे रिलैक्स करेगा तो उससे क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल करेगा और उससे क्या होगा, जो आयोटिक वाल्व थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो गया है तो जिससे क्या होगा, आयोटिक वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और आयोटिक वाल्व क्लोज हो गए तो क्या होगा, एक वेंट्रिकल किसकी तरह काम करेगा, एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि माइट्रल वाल्व तो पहले से क्लोज है और आयोटिक वाल्व अब क्लोज हो गए, तो एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करेगा और क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेशर इसका डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो प्रेशर इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, माइट्रल वाल्व खुल जाएंगे। और माइट्रल वाल्व जैसे खुले तो ब्लड कहां से कहां मूव करेगा, एट्रिया से कहां मूव करेगा, वेंट्रिकल के अंदर मूव करेगा। और जैसे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आता है तो पहले क्या होता है कि एट्रिया पूरा, वेंट्रिकल पूरा क्या होता है, खाली होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब वेंट्रिकल के अंदर बहुत कम प्रेशर होता है। तो एट्रिया से जो वेंट्रिकल के अंदर जो फीलिंग होगी, जो ब्लड आएगा वो बहुत रैपिडली मूव होता है, बहुत फास्ट आता है। तो इसे के लिए हम क्या कहेंगे, इसे रैपिड या फास्ट फीलिंग कहेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि वेंट्रिकल के अंदर जैसे जैसे फीलिंग बढ़ती है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है तो जो फीलिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो स्लो उसे कहेंगे हम स्लो पैसिव फीलिंग। पैसिव क्यों कहा है, क्योंकि इसमें इसको करने के लिए किसी भी एनर्जी की आवश्यकता हमें नहीं है। और लास्ट एंड फाइनली कौन सी होती है, एक्टिव फीलिंग होती है, जिसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है। देखिए मुझे लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 40 to 50 मिनट्स हो गए। अभी मैं ये एट्रियल जो क्या कार्डियक साइकिल तो लगभग पूरा हो चुका है। इसके कुछ पैरामीटर्स मुझे बताने हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, सारे कार्डियक आउटपुट, वो हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो तो प्लीज अप्रिशिएट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक। एंड कोई भी कमी या पेशी आपको लग रही हो, अगर आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। धन्यवाद।